हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन के ऑडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक हिंदी संचयन भाग 2 के प्रथम अध्याय हरिहर काका का भाग 3 जानेंगे। अभी तक हमने भाग 1 में देखा कि किस प्रकार हरिहर काका अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करते हैं। परिवार के सदस्य उनकी देखरेख सही से नहीं करता, किस प्रकार उन्हें अपनी पत्नियों की याद आती है और उनकी आंखें नम हो जाती है। लेखक के साथ उनका रिश्ता पुत्र और पिता की तरह था। इसके बावजूद भी हरिहर काका अपनी मन की बात उससे नहीं कह पा रहे थे। भाग 2 में हमने देखा कि स्वार्थबश महंत और उनके भाई किस तरीके से उनका आदर सम्मान करते हैं। हरिहर काका का भाई और महंत दोनों ही स्वार्थी थे। दोनों अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही हरिहर काका का इतना आवभगत कर रहे थे। महंत चाहता था कि हरिहर काका अपनी संपत्ति ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे और उनका भाई चाहता था कि हरिहर काका अपनी संपत्ति उनके नाम कर दे। वो चाहते थे कि हरिहर काका किसी तरीके से हाँ कर दे और संपत्ति उनके नाम हो जाए। लेकिन हरिहर काका भी बहुत समझदार थे। वह जानते थे कि जब तक संपत्ति उनके पास है, लोग उनकी आवभगत करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी संपत्ति उनके नाम कर दी, वह उन्हें पूछेंगे तक नहीं। अचानक से उनके मन में अपने गांव में हुई एक घटना कौंध गई। उन्हें याद आया कि किस तरीके से रमेसर की विधवा को बहला फुसलाकर उनके जो देवर थे उन्होंने सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली और बुढ़ापे में कोई उसे पूछता तक नहीं था। अगर रमेसर की विधवा ने अपनी संपत्ति अपने जीते जी अपने नाम रखा होता तो बुढ़ापे तक उनके देवर देवरानी उनकी सेवा करते। यही सारी बातें हरिहर काका के मन में कौंध रही थी कि अगर मैं अपनी संपत्ति इनके नाम कर देता हूँ तो बुढ़ापे में मेरी स्थिति भी रमेसर की विधवा की तरह ही होगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी संपत्ति अपने जीते जी किसी के नाम नहीं करूँगा, न ही ठाकुरवाड़ी और न ही अपने भाइयों के, क्योंकि मेरे मरने के बाद तो मेरी संपत्ति स्वतः ही मेरे भाइयों की हो जाएगी। अब हम चलते हैं हरिहर काका की कहानी के भाग 3 की ओर कि भाग 3 में क्या है इनकी कहानी। इससे पहले आपसे यह कहना चाहूँगी, अगर आपने इस अध्याय के ऑडियो बुक का भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो इस ऑडियो बुक के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हरिहर काका कहानी का भाग 3। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्होंने पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुटने लगे थे। ठाकुरवाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल एक खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों का क्या मतलब। लेकिन महंत जी वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके।
पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन उनके कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों पर कई जख्म और निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगाई और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बाड़ी और अपने भाइयों की ओर से भी मिल रही है। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। गांव में एक नेताजी हैं। वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोग ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा?
लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठाकुरबाड़ी के संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है या सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिला उसे चटकदार बनाकर आगे बढ़ा देता। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्हें हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं किया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह ने उन लोगों से बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटा दिए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। हत्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं हैं। एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर यह भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे जुटलाकर भी उनके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारते रहते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे बिलास। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। तो बच्चों, आज का कहानी यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तैयारी ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कक्षा 10 से जुड़े हुए और भी कहानी कविताओं को इसी प्रकार से ऑडियो बुक सीरीज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।